मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। कब तक खत्म होगा ये कोरोना वायरस, इससे लड़ने को कब तक तैयार हो पाएगा हमारा मानव शरीर। आइए इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इस समय दुनिया भर में नए कोरोना वायरस के टीके पर रिसर्च चल रही है। रोज नई प्रगति की खबरें आ रही है। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोगों में ये खबरें एक नई उम्मीद जगाती है। उन्हें लगता है कि घर में कैद रहने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में लॉकडाउन से कुछ रियायतें दी हैं। वहीं भारत में भी लॉकडाउन में कई तरह की राहत दी गई है। लॉकडाउन में कब और कितनी रियायत दी जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एंटीबॉडी टेस्ट कितनी ज़रूरत है। अगर हम ये पता कर सके कि किसी को नए कोरोना वायरस ने संक्रमित किया था और वो ठीक हो चुका है और अब उसके शरीर में इस वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को दोबारा काम पर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। इसके लिए पहली शर्त तो ये है कि एक ऐसे एंटीबॉडी टेस्ट को विकसित किया जाए जो भरोसेमंद हो, क्योंकि हाल ही में भारत में शुरू किए गए एंटीबॉडी टेस्ट को बीच में रोकना पड़ा था। इनके नतीजों पर जानकारी को भरोसा नहीं हो रही थी। एंटीबॉडी असल में एक प्रोटीन होती है जो हमारा शरीर किसी संक्रमण के दौरान बनाता है। इससे हमारे शरीर पर हमला करने वाले वायरस, कीटाणु या अन्य किसी रोगी बनाने वाले जीवों को निशाना बनाया जाता है। ये एंटीबॉडी उस विषाणु से लिपटकर उसे खत्म कर देते हैं या फिर हमारे शरीर की इम्यून कोशिकाओं को आदेश देते हैं कि वे इन हमलावर विषाणुओं या कीटाणुओं को खत्म कर दें। किसी भी संक्रमण के बाद हमारे खून में एंटीबॉडी प्रोटीन बची रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कहीं वो हमलावर वायरस या बैक्टीरिया दोबारा शरीर में आए तो उन्हें फिर से खत्म किया जा सके। लेकिन नए कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा हो ये जरूरी नहीं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी कि ये वायरस इसके पहले इंसान के शरीर में कभी नहीं रहा था। अभी ये वायरस हमारे शरीर के लिए नया है। अभी इसके बारे में बहुत सी नई बातें जान रहे हैं। किसी ये वायरस संक्रमित करता है और ये क्यों, सबसे अहम सवाल है। अगर इस वायरस से कोई भी संक्रमित नहीं होगा तो हमारी चिंता दूर होगी। जब भी कोई नया वायरस इंसानों पर हमला करता है तो हर व्यक्ति का शरीर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के मुताबिक उससे मुकाबला करता है। ये हर इंसान में अलग होती है, जो उसकी उम्र, लड़ने की शक्ति और आनुवंशिक कारणों पर निर्धारित होती है। आमतौर पर संक्रमण होने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर में वायरस को निकलने वाली कोशिकाएं फैगोसाइट्स बनाने लगती है। जल्द ही वायरस को शरीर से मार भगाया जाता है। इसे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या प्रत्यात्मक प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। हमारे शरीर में दो तरह के इम्यून कोशिकाएं होती है, टी और बी कोशिकाएं। बी कोशिकाएं पहले हमला कर चुके कीटाणु या विषाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी निर्मित करता है और टी कोशिकाएं हमारे शरीर की उन कोशिकाओं को खत्म कर देती है जिनमें वायरस का संक्रमण हो चुका होता है। किसी भी वायरस का पहला संक्रमण होने पर हमारे शरीर को उससे निपटने में थोड़ा समय लगता है, मगर दूसरी बार उसी वायरस के अटैक से निपटने को हमारा शरीर पहले से तैयार रहता है, क्योंकि तब तक एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका होता है। मगर ये सिद्धांत कोरोना वायरस पर लागू होता है या नहीं, फिलहाल कहना मुश्किल है। अब तक की रिसर्च ये बताती है कि एक बार संक्रमित हो चुके व्यक्ति पर अगर कोरोना वायरस दोबारा हमला करता है तो वो फिर से संक्रमित हो सकता है। ये रिसर्च चूहों और बंदरों पर हुई है। चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए 30% लोगों में एंटीबॉडी नहीं पाए गए, यानी ये लोग बिना वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी प्रोटीन विकसित हुए ही ठीक हो गए थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि शायद इन लोगों की टी कोशिकाएं ने ज़्यादा फुर्ती से काम किया और वायरस को मार भगाया, इसलिए एंटीबॉडी विकसित नहीं हुई। नए कोरोना वायरस के कुछ मरीजों को ठीक हुए लोगों के प्लाज्मा से सुरक्षित किया जा सकता है। प्लाज्मा
असल में हमारे खून का सीरम होता है, जो किसी वायरस के संक्रमण से ठीक व्यक्ति से खून निकालकर उसमें से बाकी कोशिकाएं छांटकर तैयार किया जाता है। तब केवल सीरम या एंटीबॉडी बचता है, जिसे मरीजों को चढ़ाया जाता है। इसे सीरम थेरेपी भी कहते हैं। लेकिन विशेषज्ञ का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी को बहुत से लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों से खून निकालना होगा, फिर उसमें से एंटीबॉडी वाला सीरम अलग करना होगा, फिर इसे मरीजों पर चढ़ाया जाएगा। ये खून देने और खून चढ़ाने जैसी प्रतिक्रिया है, फिर भी मरीज को ठीक करने में समय लगेगा। ये इलाज अस्पतालों में ही मुमकिन है। दूर दराज के इलाकों में कोरोना वायरस के मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी कर पाना संभव नहीं प्रतीत होता। आमतौर पर किसी वायरस का प्रकोप फैलने के बाद बहुत से लोगों में इससे लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन इसमें कई बरस लग सकते हैं। इसलिए साइंस पत्रिका ने कहा है कि हमें शायद 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े। कोरोना वायरस के अन्य प्रकोपों जैसे कि सॉर्स या मर्स की टीका भी अब तक नहीं खोजा जा सका है। वायरस के प्रकोप से ठीक हुए व्यक्ति को काम पर लौटने की इजाज़त देने से पहले उसका PCR टेस्ट फिर से करना होगा, जिसके ये पता चले कि उसके शरीर में जिंदा वायरस है या नहीं। विशेषज्ञ कहते हैं कि करीब 30% लोगों में वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी नहीं बनती। अभी ये महामारी फैल रही है और इस पर रिसर्च भी जारी है। ऐसे में हम लोगों के जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए लॉकडाउन से कब छुटकारा मिलेगा, दुनिया कोरोना वायरस से पहले वाली सामान्य जिंदगी कब जी सकेगी, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना संकट के बीच रहना है खुश, छोटी छोटी बातों में यूं तलाशे जीवन का आनंद। कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को अवसाद में डाल दिया है। लोगों की मौत की खबरें, लॉकडाउन, तेजी से फैलता संक्रमण, मास्क पहनने लोगों की तस्वीरें, सब मिलाकर एक भयावह मंजर पेश कर रहे हैं। ये महामारी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आ गई है। ऐसे तनाव भरे और डिप्रेशन देने वाले हालात में खुद को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। हमने आपके लिए कुछ टिप्स तैयार किए हैं जो इस मुश्किल दौर में आपको खुश रखने में मदद कर सकते हैं। अपना ध्यान बटाएं। जो मुद्दा आपको तनाव देता है उस पर बार बार गौर आसान है, लेकिन इसी विषय पर लगातार मंथन करने से भला नहीं होने वाला। अपना ध्यान बटाने के लिए कुछ और कीजिए। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में काफी मदद मिलती है। हालांकि ध्यान लगाना सबके लिए कारगर नुस्खा नहीं है। ऐसे तनाव भरे माहौल में अक्सर लोग ध्यान या मेडिटेशन करने लगते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ध्यान लगाना असरदार नहीं साबित होता। अगर आप दिमाग को स्थिर करेंगे तो शायद आप भी फिर उसी मुद्दे पर मंथन करने लगेंगे जो बात आपको परेशान कर रही थी। अपना जहन साफ करने के चक्कर में तनाव देने वाले विषय से ध्यान हटाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि अब तक के अध्ययन से ये बताते हैं कि मेडिटेशन सबके लिए मददगार नहीं होता। ऐसे लोगों का ध्यान बटाने का ध्यान करने से अलग कोई अन्य नुस्खा चाहिए होता है। हालात के बारे में नए सिरे से सोचें। हम अपने जज्बात को कैसे महसूस करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। एक मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी यह सोचते हुए खेल के मैदान में उतरता है कि उसे जीतना ही है तो हार को पचा पाने में मुश्किल होती है। ऐसे खिलाड़ियों को गहरा सदमा लगता है। तो हर हाल में अपनी जीत देखने के बजाय ये सोचे कि आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में नतीजा आपके मुताबिक ना भी आए तो उसे स्वीकार करना आसान होता है। अगर ये सोचेंगे कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो मुश्किल होगी। तो ये सोचिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे
लॉकडाउन के दौरान घर में रहेंगे तो हालात आपके मुफीद होंगे। आप जिन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें लेकर अपने ऊपर बोझ ना डालें। हमेशा खुश रखने का ख्याल जिंदगी हमारे लिए बोझिल बना देता है। जब हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में ही सोचते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की खुशी के बारे में नहीं सोच पाते। वह इस वजह से आप दूसरों के से कट सकते हैं। हर वक्त खुशी तलाशने की सनक में आप अलग थलग पड़ जाते हैं और खुशी के साझा लम्हे आपके हाथ से निकल जाते हैं। छोटी छोटी बातों को तवज्जो दे। एक महिला मनोचिकित्सक कहती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के छोटे बड़े अनुभव डायरी की शक्ल में दर्ज करनी चाहिए। वो सुझाव देती है इन 6 सवालों को जवाब खोजते हुए हर इंसान अपनी खुशी तलाश सकता है। किन छोटी छोटी बातों से आपको आनंद मिला? आपको अपने काम के लिए कैसी तारीफ या प्रतिक्रिया मिली? अच्छी किस्मत के कौन से लम्हे आपके जीवन में आए? आपकी छोटी बड़ी उपलब्धियां क्या करी? किन बातों ने आपको शुक्रगुजार बनाया? आपने अपनी नेकी को कैसे जाहिर किया? इस तरह के सवालों के जवाब रोज डायरी में दर्ज करने को दो फायदा होते हैं। जब हम इन्हें लिखते हैं तो हमें खुशी देने वाली छोटी छोटी बातें याद आती हैं। इससे हमारे पास उन छोटी से छोटी बातों का भी रिकॉर्ड तैयार होता है जिनमें हमें खुशियां हासिल हुई। हम इन्हें बाद में भी याद करके खुश हो सकते हैं। साफ सफाई भी एक विकल्प। सोशल मीडिया का संतुलित इस्तेमाल करें। जिंदगी की हाफाधापी में हम अक्सर अपने घर की साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा रहता है। खाली वक्त में घर को संवारा जा सकता है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप पहले अपने बेडरूम या लिविंग रूम के उन कोनों में भी झांक सकते हैं जहां आमतौर पर आपकी नजर नहीं जाती। फ्रिज या किचन साफ कर सकते हैं। किचन की अनदेखी से अक्सर हमारा हाथ ऐसी चीजों की तरफ बढ़ता है जिनसे सेहत को भला नहीं होता, जैसे कि जंक फूड। अगर किचन और घर को आप नए सिरे से संवारेंगे तो बहुत सी बेकार हुई चीजों से भी निजात मिलेगी और घर भी निखरेगा। इन दिनों सोशल मीडिया में आपको बुरी खबरों की बाढ़ ही दिखेगी, लेकिन कई लोगों के लिए सोशल मीडिया से लगातार जुड़े रहना जरूरी होता है। कुछ के लिए ये पैसे की मजबूरी है, तो कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों से जुड़े रहते हैं। इस मुश्किल का हल ये हो सकता है कि बेडरूम में फोन की एंट्री बंद कर दे या मोबाइल से कब दूर रहना है या तय करे कि उसकी सख्ती से पालन करें। धन्यवाद। आपकी अपनी ललिता कुमारी।